नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 यूपी पीसीएस प्रश्न पत्र में पूछे गए इतिहास तथा कला और संस्कृति पर प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2023, 2022, 2021 के प्रश्न पत्रों से इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि अब बहुत कम समय रह गया है एग्जामिनेशन के अंदर और अब आप सभी लोगों को मन लगा के दिन रात एक करके तैयारी करते रहना है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से यह सेशन चलाया जा रहा है आप लोग के लिए लाभदायक रहेगा और आपको एग्जाम में बहुत अधिक मदद यह करेगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उन्हें किस प्रकार से हल किया जा सकता है, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जाते हैं तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं या किन किन चीज़ों के आधार पर, ट्रिक्स के आधार पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनल्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द रजवाह ऑफ फिरोज शाह? अब एक्चुअल में क्या होता है कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है रजवाह। अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात आ जाती है कि दरअसल रजवाह होता क्या है, क्या ही अर्थ है इसका। यह सोचने वाली स्थिति है कि जिन लोगों को यही क्लियर हो जाएगा उन लोग का मामला आगे बढ़ जाएगा, जिन लोग को यह क्लियर नहीं होगा वह लोग थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो सकते हैं मामले में। तो देखिए, रजवाह का मतलब होता है कि जब कभी भी आपके यहाँ से कोई नदी जा रही है तो आप उस नदी के माध्यम से अलग अलग छोटी छोटी नहरें बनाएंगे और उसके माध्यम से अलग अलग जगह जल का सप्लाई आप करेंगे। तो इस प्रकार क्या था कि पहले की जो स्थिति थी उसमें फिरोज शाह ने क्या किया था कि कुछ बनवाए थे, लेकिन वो थे पूरी तरह से बंद हो गए थे, वहाँ पे जल की सप्लाई नहीं हो रही थी उस समय और सब चीज़ें रुक सी गई थी। तो इसीलिए पूछ रहा है कि अब यह बताइए कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो इन सभी में एक ऐसी नहर है जिस नहर को मतलब फिर एक बार पुनर्जीवित किया गया था, उसका नाम बदल दिया गया था। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि फैक्ट वाला क्वेश्चन है ये, तो कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। हालांकि क्वेश्चन इतना अधिक थोड़ा सा उसने बारीक भी कर दिया है कि लोग थोड़ा परेशान हो जाए। तो सही आंसर इसका बी है, शहाब नहर। इसका नाम बदला हुआ है, ये दूसरा नाम है इसका। क्लियर है बात सारी? जहां फैक्ट होगा वहां पर हम लोग थोड़ी सी कम बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे जानेंगे, लेकिन फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फैक्ट आपको याद ही करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। जहां भी अलग अलग जगह पे चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी वहां से आपको पकड़ते जानते हुए चलना पड़ेगा। जहां पे कंसेप्ट है वहां थोड़ी सी ज़्यादा बात करेंगे और चीज़ों को कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से याद करा सकें। तो इससे जुड़ा हुआ एक एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने है। मुगलकालीन शहाब नहर का जो निर्माण है यह है फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। अकबर के समय में शिहाबुद्दीन खान और बाद में नसीरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत के लिए चौड़ा करवाया गया था। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती का विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई थी और नाम बदल के शिहाब नहर कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मामला समझते हैं दूसरे प्रश्न का कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? देखो, मैं आप लोग को ना हर बार 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 यही चीज समझाता हूं कि किताबों के बारे में थोड़ा जानो। हम देखते हैं कि अलग अलग काल में अलग अलग बहुत सारी किताबें लिखी गई। जिस काल में जो शासक थे, उन शासकों के जो इंटरेस्ट थे, उन्होंने उसी भाषा में साहित्य का विस्तार किया, प्रसार किया और लेखन कला को बढ़ावा दिया। यह सभी चीज़ें चल ही रही थी। तो इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी किताबें हुई और उनको ही एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताब ए नौरस। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि नौ रस मतलब यह है कि 9 रसों की बात कर रहा है ये। तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये किताब? 4 लोग हमारे पास में हैं, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह और अकबर द्वितीय। कौन है इससे जुड़े हुए जिन्होंने इस किताब का लेखन कार्य किया है? अब क्वेश्चन फिर एक बार हम लोग के सामने कैसा आ गया है? फैक्ट वाला आ गया है। फिर एक बार हम लोग को यहाँ पर फैक्ट देखने को मिल रहा है और फैक्ट की स्थिति में या तो पता होता है या फिर नहीं पता होता, चीज़ें इतनी ही होती है, इससे अधिक नहीं रहती हैं। क्लियर मामला सभी लोग को? तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? जिन लोगों ने पढ़ा होगा कमेंट कर दीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वह आंसर समझ लीजिए। इसका आंसर जो है वह है ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय सेकंड। इसके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया था, लेखन कार्य किया है। 9 रस अलग अलग कविताओं के बारे में अलग अलग इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्य उद्देश्य अलग अलग समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, चाहे मुसलमानों के अंदर शिया और सुन्नी हो या फिर हिंदू और मुस्लिम हो, सबके बीच में इनकी कोशिश हुआ करती थी कि हम लोग एक धार्मिक सामंजस्य स्थापित करके रखें, सहिष्णु रहें, हम लोग हर एक मामले में आपस में भाईचारे से जुड़ करके मिल करके हम लोग रहें। तो इस वजह से इन्होंने ये किताब नौरस इसको लिखी थी और यह प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो यही सभी चीज़ें थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब कविता वगैरह ही नहीं लिखी, बल्कि हिंदू देवी देवताओं, सरस्वती, गणेश के सम्मान में कई गीत वगैरह भी इन्होंने लिखे थे। और ये जो पूरी की पूरी किताब है, इसको दक्खनी भाषा में लिखा गया है। कई बार यह भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो आप ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है किताब-ए-हिंद नौरस को लिखने में। और हम लोग अमूमन देखते हैं कि ना रिपीटेशन चलता है पीसीएस के एग्जामिनेशन में, पीसीएस रिपीट में बिलीव करता है, लेकिन रिपीट ऐसा बहुत कम होता है कि क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम आ जाए। जैसा क्वेश्चन किसी एक वर्ष में पूछा था बिल्कुल सेम, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, पर बहुत रेयर होता है। आपको एक प्रश्न में मिल जाएगा, 2 प्रश्न में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्थिति हम लोग देखते हैं वह होती है टॉपिक की। टॉपिक सेम रहता है, लेकिन सेम टॉपिक से क्या करता है कि जुड़े हुए अलग अलग रूपों में प्रश्न पूछता है। कभी पूछेगा कि कौन से व्यक्ति जुड़ा हुआ था, कभी भाषा पूछेगा, कभी कौन गया था, कभी कौन नहीं गया था। इस प्रकार से अनेक प्रश्न आते हैं। तो ज़रूरी है इस प्रकार से चीज़ों को भी समझते जानते हम आगे बढ़े, क्योंकि चीज़ें रिपीट होंगी, इसमें कोई दो राह है नहीं बिल्कुल भी। तीसरा प्रश्न हम लोग का है, स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट से जुड़े हुए आपसे पूछा गया है आंसर कि सही है या नहीं है, आप बस इतना बता दीजिए। तो एक्सला-शैपल की संधि के बारे में पूछा है इसने, जो 1748 में हुई थी। कह रहे हैं कि उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, बता दीजिए कौन सा या से सही है। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। बेहतरीन। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, मतलब आपसे पूछना चाहता है कि एक्सला-शैपल की वजह से पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरे में पूछ रहा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो घुमा फिरा के ये कहना चाहता है कि एक्सला-शैपल की संधि की वजह से क्या पहला कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया था, और कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था तो इस संधि के अंदर एक पहलू यह था कि अंग्रेजों को हम मद्रास पुनः वापस दे देंगे या उनको वापस मिल जाएगा, ऐसा कुछ था क्या। फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज एंडेड, द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। क्या कहना चाहेंगे आपको। अब देखिए, एक्चुअल में हम जब हिस्ट्री समझते हैं ना, तो कर्नाटक वॉर जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत खास है कर्नाटक वॉर हिस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं। कर्नाटक वॉर हुआ क्यों था, कितने वॉर हुए थे। तो देखिए, कर्नाटक वॉर हुए थे टोटल 3। यह युद्ध जो हुए थे, यह 2 समूहों के बीच में हुए थे, और दोनों ही समूह भारत के बाहर के समूह थे। एक अंग्रेज थे, पर दूसरा कौन, दूसरे थे इसमें फ्रांसीसी। अंग्रेजों और फ्रांसीसी दोनों के मध्य यह पूरा का पूरा बैटल चला था। 3 अलग अलग राउंड इन्होंने खेले आपस में। 3 राउंड क्यों खेले गए और स्थिति क्या थी, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा। हम लोग 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 18वीं शताब्दी की ये जो स्थिति थी, इस समय अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी और ईस्ट इंडीज के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर रही थी। इनको दिख रहा था कि हाँ, अलग अलग क्षेत्र अपने आप में खास है, और लेकिन भारत पे इनकी खास नज़र थी। इनको पता था कि भारत हम लोग के लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा, बाजार भी बड़ा है, लोग भी बड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। यह सभी इनका उद्देश्य था। लेकिन क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो वह यह बात समझ गई थी इस पूरी प्रतिस्पर्धा को देख करके कि देखो, अगर लाभ लेना है और बढ़िया से लाभ लेना है, तो बढ़िया से लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके प्रतिद्वंदी कम हो या फिर प्रतिद्वंदी कोई भी ना हो। क्योंकि अभी जो स्थिति है वह यह बन गई है कि यूरोप के अलग अलग देश जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं और सबको छोड़ दे रहे हैं कि जाओ व्यापार करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। किसी की कंपनी सरकारी है, किसी की कंपनी पूरी तरह प्राइवेट है, किसी का मिला जुला काम चल रहा है बोर्ड के अंदर। अब अंग्रेज तो समझ गए थे कि भाई मोनोपोली हो जाएगी तो लाभ ही लाभ है, वरना अगर ये सब लोग भी आसपास घूमेंगे, अलग अलग जगह अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, कंपनी लगाएंगे और वह सब चीज़ें करेंगे जो हम कर रहे हैं, तो हमें विशेष लाभ क्या होगा, हमें तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और विशेष लाभ की स्थिति यही है कि शोषण किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है मामला, मतलब मनमानी करनी है और बेस्ट जो भी रास्ते हो सकते हैं प्रॉफिट के लिए वो देखना है। अब इस दौरान अंग्रेज़ों को जो अपने लिए एक बड़ा प्रतिद्वंदी दिख रहा था वह थे फ्रांसीसी। अब इसी समय जो ये पूरा का पूरा मामला था, हम देखते हैं कि 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार की वजह से युद्ध हो जाता है दोनों पक्षों में। अंग्रेज भी लड़ जाते हैं, फ्रांसीसी भी लड़ने को तैयार होते हैं, दोनों आपस में भिड़ बैठते हैं। अब दोनों वहाँ लड़ रहे होते हैं। अब उस समय टेलीफोन तो चलते नहीं थे, तो समाचार जो भी हुआ करता था काफ़ी डिले रहा करता था, या फिर चीज़ें बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते थे उस समय, यह मामला था। तो 1740 में यूरोप में युद्ध शुरू होता है, और यूरोप में जो है युद्ध शुरू होता है, इस युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी लड़ रहे होते हैं। अब इसी वजह से क्या होता है कि एक फरमान जारी हो जाता है। क्यों फरमान जारी हो जाता है, क्योंकि ना जब कभी भी ये लोग यूरोप में लड़ेंगे तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ कभी भी फ्रांसीसी और अंग्रेज सामने आ सकते हैं, लोग वहाँ पे भी लड़ जाएंगे।
हम लोगों ने यह स्थिति भारत में भी देखी थी, पहले बहुत होती थी सांप्रदायिकता के नाम पे। अगर कहीं भी कभी भी किसी भी तरह से छोटी मोटी मुठभेड़ हो जाती थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, तो हम देखते थे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से खबर आ रही होती थी कि हिंदू मुस्लिमों में मुठभेड़ हुई है, लड़ाई हुई है, यह सब स्थिति वो देखा करते थे हम। हालांकि आजकल नहीं होता है, अब थोड़ा शांत है मामला, पिछले 8-10 सालों से ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं हम। लेकिन ठीक इसी प्रकार की स्थिति इनकी थी। इनको जब पता लगता था कि हाँ यूरोप में भिड़ गए हैं, लड़ाई हो रही है, चलो आओ हम भी लड़ते हैं अलग अलग जगह पर, यह भी लड़ना शुरू कर दिया करते थे उस समय। यह सब कुछ हुआ करता था। 1746 में इन्होंने लड़ना शुरू करा, और 1746 में जब इन्होंने लड़ना शुरू करा तो इस युद्ध को कहा जाता है कि प्रथम कर्नाटक वॉर। प्रथम कर्नाटक वॉर क्यों था? क्योंकि कर्नाटक के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ था, सैंट टोमे इसके अंदर प्रमुख था। हालांकि यह युद्ध शुरू होता है जल क्षेत्र में। जल क्षेत्र के अंदर डुप्ले और बार्नेट, डुप्ले फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, बार्नेट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ये लोग आपस में आके लड़ जाते हैं। शुरुआत में देखा जाता है कि अंग्रेजों का पक्ष भारी रहता है और वह डुप्ले के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसकी सेना को पकड़ लेते हैं, मामला उसके नियंत्रण में होता है। लेकिन डुप्ले क्या करता है कि अपने एक साथी ला बोर्डेनो को बुला लेता है, जिसकी वजह से वो सेना लिया था, और सेना लाने के बाद बार्नेट को ही है धर लेते हैं। अब बार्नेट को धर लिया था तो जो ला बोर्डेनो था उसकी मंशा यही थी कि ठीक है संधि कर लेते हैं, पैसा वैसा ले लेंगे, इन लोगों से छोड़ देंगे, उसके बाद में हमें इससे अधिक कुछ मामला नहीं है। डुप्ले नहीं चाहता था, क्योंकि डुप्ले एक दूरदर्शी व्यक्ति था, उसको पता था कि मुझे व्यापारिक लाभ चाहिए, मैं लंबे समय तक शासन करना चाहता हूँ, या जो मुझे पद मिला हुआ है उसको संभालना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आकर के। तो डुप्ले नहीं चाहता था, लेकिन ला बोर्डेनो ने बात नहीं मानी और उसने बार्नेट से अच्छी खासी रकम ली और छोड़ दिया, वापस चला गया। इस दौरान वापस से डुप्ले ने युद्ध करना चाहा, लेकिन वह विजयी नहीं हुआ। कर्नाटक को लेकर के भी सैंट टोमे का युद्ध हम देखते हैं कि छोटी सी झड़प होती है इस पूरे मामले के अंदर, लेकिन बहुत अधिक चीज़ें जो होती हैं वह फेवर नहीं करती। हाँ, लेकिन अंततः हम लोग यह देखते हैं कि जो पूरा का पूरा युद्ध होता है 1748 में यूरोप में ही शांत हो जाता है। जब यूरोप में ही दोनों सेनाएं लड़ना बंद कर देती है तो फरमान जारी कर देते हैं कि भाई तुम लोग भी मान जाओ, क्योंकि हमने संधि कर ली है। इसको एक्स-ला-शैपल की संधि कहा जाता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रथम कर्नाटक वॉर था वह तो समाप्त हो ही गया था एक्स-ला-शैपल की संधि की वजह से, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही हो जाता है। अब इसमें मुद्दा था मद्रास का, क्योंकि मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने। तो इस युद्ध के अंदर कट लगाओ, तो इस संधि के अंदर एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि हम लोग युद्ध से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। हालांकि युद्ध में जितने लोग मरे उनको जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन युद्ध को पहले वाली स्थिति का मतलब यह है कि जिसके पास जो जो लैंड था, जिसकी जो जो सीमाएं थी, हम लोग वापस से वही बहाल कर लेंगे। तो इस दौरान इसमें मामला यह भी था कि देखिए आप, भारत में हमारे पास में मद्रास हुआ करता था, तो मद्रास को अंग्रेजों ने कहा कि आप हमें वापस दे दीजिए और बाकी हम आपको अमेरिका का एक क्षेत्र दे देंगे जो आपके पास पहले नियंत्रण में था। तो इस प्रकार से यह युद्ध समाप्त हो जाता है और हमें पता लग रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब जब दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो हम लोग का आंसर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर सी हो जाना चाहिए। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक, क्लियर है मामला। स्टोरी अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ, लेकिन यह बैटल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कर्नाटक वॉर समय निकाल के जरूर पढ़ लीजिएगा, अब तक नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि दोबारा प्रश्न भी आपसे कुछ और पूछ लिया जाए। मामला सारा आपके सामने। अमेरिका का एक क्षेत्र लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को दिया गया था और मद्रास अंग्रेजों को मिल गया था। चीज़ें क्लियर है सारी आप लोग को। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, यानी कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? 4 अलग अलग शासकों के नाम हैं और उनमें से किसी एक ने किया होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड ऑकलैंड। देखो 4 नाम है हमारे पास में। अगर हम लोग सोचें कि सबसे ज़्यादा इस मामले में एक्सपर्ट कौन था, हम लोग विलय की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कि भारत की सीमा में मिला लेना या कब्जा कर लेना, अपने अंडर ले लेना, कुछ ऐसी स्थिति। अब इस मामले के अंदर या तो देखो कोई बहुत अधिक विस्तारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा ना, वह ही सफल हो सकता है। हालांकि इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपको गवर्नर जनरल बनाया गया तो आप छोटे मोटे काम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ऐसा नहीं कि आप पद पे रहेंगे कुछ भी ना करें, नहीं, आप करेंगे जरूर। लेकिन फिर भी अगर हम बिना पढ़े क्रेडिट किसी को देना चाहते हैं चीज़ों के लिए, तो देखिए हम देना चाहेंगे लॉर्ड डलहौजी को। क्यों? क्योंकि नीतियाँ ऐसी थी भाई साहब की। लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को आगे बढ़ाया। लॉर्ड वेलेस्ली साहब आए थे, सहायक संधि लाए थे। सहायक संधि के अंदर एक तरह से व्यवस्था जो थी वह अंग्रेजों के पास ही आ जाती थी। मतलब यही था कि हम अपनी तरफ से आपके यहाँ पर सेना नियुक्त करेंगे, आपके विदेशी मामलों को हम हतोत्साहित कर देंगे, विदेशी मामले हमारी मर्जी के बिना नहीं बनाएंगे आप, और रेजिडेंट रखेंगे आप अपने यहाँ पर। तो इस तरह की नीतियाँ थी उसमें। तो एक परोक्षता नियंत्रण हो जाता था, मतलब आप नियंत्रण भी नहीं करते थे, लेकिन वहाँ का जो राजा हुआ करता था वह कुछ कर भी नहीं पाता था। तो लॉर्ड डलहौजी आया। लॉर्ड डलहौजी ने देखा कि क्या मजाक कर रहे हो, जो चीज़ें हैं उसको स्पष्ट उजागर करो, क्यों छुपे छुपे रहना है। लॉर्ड डलहौजी 1848 में आया। 1848 में आने के बाद में लॉर्ड डलहौजी ने कहा मजाक चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, करेंगे तो सामने से हमला करेंगे, छुपा छुपी वाला खेल हमें नहीं खेलना, ये नया फिक्स किया था। तो यह लेकर के आए अपनी अलग अलग विस्तारवादी नीतियाँ।
इसने कह दिया कि तुम्हारे पास दत्तक है अगर, यानी कि तुम्हारे अडॉप्टेड सन है, तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे कि वो शासन चलाएं, हम शासन पे कब्जा कर लेंगे, राज्य अपने नियंत्रण में ले लेंगे। अगर राजा योग्य भी नहीं है तो भी हम कर लेंगे, अगर आप हमें हरजाना नहीं देंगे तो भी कर लेंगे, हाँ युद्ध करोगे, हमारी इस बातों को नहीं मानोगे तो भी हम कब्जा कर लेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति इसने मुख्य रूप से लागू करी कि आपका जो क्षेत्र है वह प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहेगा, आप ब्रिटिश सरकार के अलग से नहीं चला सकते। तो क्रेडिट वैसे अगर हम लोग बिना पढ़े देना चाहें, मतलब हमें नहीं पता अगर इस टॉपिक के बारे में, तो हम लॉर्ड डलहौजी को दे सकते हैं, वरना लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड भी हमारे पास में विकल्प में है। लेकिन जो सही आंसर है वह इसका सी ही है, क्योंकि इसके द्वारा ही यह कार्य किया गया था। इसने कह दिया था वहां पर कि आपने 2 डॉक्टरों पे हमला किया है, 2 डॉक्टरों को मारपीट की है, उसके साथ में आप शासन नहीं चला पा रहे हैं ठीक से और आप हमारे विरुद्ध जा रहे हैं, अब या तो लड़ लो, लड़के कब्जा करवा लो, या फिर ऐसी बात मान जाओ। तो फिर यही था कि सिक्किम का इसने विलय करवा लिया था, जो उस समय का भारतीय क्षेत्र माना जाता था, मुख्य रूप से जो ब्रिटिश सरकार के अंदर था। चीज़ें क्लियर हैं आपको? तो यह पूरा का पूरा मामला है आप लोग के सामने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा था और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था 1849 में इसने आते ही। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दी थी। सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया 1850 में, और लोअर बर्मा तथा पीगू पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी इसने इसी समय ही कर दिया था। ठीक है, देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? Who among the following established a modern armory in Dindigul, Mysore in 1755? 4 ऑप्शन में है हमारे पास में नटराज, हैदर अली, देवराज और चिल्का कृष्णराज। क्या आंसर देना चाहेंगे इसका? प्रश्न बहुत सरल है। यह प्रश्न इतना सरल है कि आपने टॉपिक पढ़ा भी होगा, आपको चीजें पता भी होगी। जब कभी भी हम लोग मैसूर को पढ़ते हैं तो मैसूर पढ़ते हुए, समझते जानते हुए, हर एक जगह पर हम लोग देखते हैं कि आता है डिंडीगुल का मेंशन, और बताया जाता है कि जो शासक हुआ करता था इस समय का, वह शासक एक्सपर्ट था। उस शासक को पता था कि नौसेना का महत्व होता है, उस शासक को रॉकेट का महत्व भी पता था, क्योंकि पढ़ा लिखा शासक था। उस शासक को पता था कि शस्त्रागार होना चाहिए और आधुनिक होना चाहिए, क्योंकि अब विदेशी शक्तियां आ रही हैं, और विदेशी शक्तियां जिस प्रकार से आ रही हैं ये भारत पे कब्जा करने के लिए आ रही हैं, और ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी करें पहले से। हालांकि जो आधुनिक शस्त्रागार 1755 में बनाया था, यह भी इन्होंने एक विदेशी कंपनी की सहायता से ही बनाया था। तो क्रेडिट गोज टू हुम? किसको देना चाहेंगे? A, B, C, D कमेंट करो जरा। सही आंसर बी है हैदर अली। हैदर अली इन सभी चीज़ों से पहले ही परिचित था, तो इसने क्या किया कि ये देख रहा था कि अंग्रेजों का विस्तार तेजी से हो रहा है। 1755 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1755 में इसने क्या किया कि 1755 में इसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर ली थी, और आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करने के बाद फिर पूरा का पूरा मामला जो था ये है आप लोग के सामने, और यहीं से ही प्रश्न भी पूछा गया है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चीज़ें क्लियर हैं सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 6ठा प्रश्न क्या कह रहा है। 6ठे प्रश्न आपसे कहा गया है कि एक कथन है, एक कारण है। अब आपको यह बताना है कि दोनों सही हैं या नहीं, और आपको यह भी बताना है कि क्या कथन के लिए सही कारण है या कारण सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, यह आपको यहाँ पर क्लियर भी करना है। पहली बात कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेकंड कह रहा है इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडियन पेशेंट्री। इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि जो भू राजस्व की नीतियां थी क्या वह अलग अलग थी, मतलब भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग लागू की गई थी। तो जब हम भू राजस्व की नीतियां पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि 3 प्रकार की नीतियां इन्होंने मुख्य रूप से लागू की थी। पहली को हम लोग कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, ये तो आप सभी को पता ही है। दूसरी थी महलवाड़ी, और तीसरी थी रैयतवाड़ी। अब हम यहाँ पर यह भी पढ़ते हैं कि इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नीतियों को लागू किया था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उस समय। किसी का क्रेडिट था थॉमस मुनरो के पास में, किसी का क्रेडिट था लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास में। यह सब चीज़ें भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यह बात तो सही है, यानी कि कथन तो बिल्कुल ठीक हो गया है इनका कि इस प्रकार से ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था को लागू किया गया था। दूसरी बात यहाँ पर यह कह रहे हैं कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। देखो, जब हम अलग अलग प्रकार की नीतियों का लागू करेंगे तो क्या होगा, किसानों के अलग अलग वर्ग बनेंगे या नहीं बनेंगे? स्वाभाविक स्थिति यहाँ पर यह कहती है कि अलग अलग नीतियों से अलग अलग वर्ग बन जाएंगे। कहीं पे आप यह कह रहे हो कि किसान खुद आकर के जो भी रेवेन्यू है वह जमा करेगा, कहीं आप कह रहे हो कि पूरा गांव एक महाल बन जाएगा और उसका रेवेन्यू एक साथ कलेक्ट किया जाएगा, कहीं पर आप कह रहे हो कि भाई हम लोग एक स्थायी बंदोबस्त सिस्टम कर देंगे या रेत वाला सिस्टम कर देंगे, किसानों को ही हम लोग डायरेक्ट महत्व देंगे, या फिर किसी एक व्यक्ति को जमींदार बना देंगे और वह सबसे कलेक्ट करेगा, और सबसे कलेक्ट करने के बाद वह सब चीज़ें ला करके हमें दे देगा।
अलग अलग जगह पर अलग अलग नीतियां लागू कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, कहीं पे जमींदार के पास नियंत्रण या एक प्रमुख व्यक्ति के पास नियंत्रण, कहीं पे पूरे गांव एक महल बन जाएगा, वहां से इकट्ठा आएगा, कहीं किसान डायरेक्ट ही चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। तो अलग अलग जगह किसानों के अलग अलग अधिकार, अलग अलग विशेषताएं हर एक चीज की। तो इससे होगा कि जो किसान है ना वह अलग अलग वर्ग बना लेंगे वहां पे। तो दोनों ही स्थिति यहाँ पर क्या होगी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वह तो सही। क्या कारण सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल चीजें रिलेट हो रही हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नीतियों को लागू किया था, भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए थे, कारण भी ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रहा है, दोनों सही भी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, यस देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, और आगे बढ़ के हमारा जो 7वां प्रश्न है वह कह रहा है कि 2 सूचियां हैं, 2 सूचियों को मिलाइए। सूची मिलानी है मतलब कि फैक्ट की बातचीत होगी सारी की सारी, और जो फैक्ट की बातचीत यहाँ पर होने वाली है आप सभी लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्ट है। यदि इन इंपॉर्टेंट एक्ट्स को आप नहीं जानते तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी कि इंडियन आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था, क्या वर्ष है इसका, 76, 78, 69 या 61, क्या होने वाला है। दूसरा है शाही पद अधिनियम यानी कि रॉयल टाइटल्स एक्ट, 76, 78, 69 या 61। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, क्या हो सकता है। और चौथा विकल्प है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, इंडियन डाइवोर्स एक्ट। किसके लिए क्या आंसर है, किसके साथ जाना चाहिए, पता है कमेंट कीजिए, नहीं पता तो हम देखते हैं। देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम जो था यह तैयार हुआ था 1878 में, ठीक है। अब यह 1878 में हुआ था, तो 1878 कहाँ है, सेकंड नंबर पे, इसके सामने हम लोग लिख लेते हैं 2। रॉयल टाइटल एक्ट जो था यह आया था 1876 में, 1876 का है, पहले नंबर पे ही है। चलिए जी, आप भी बिल्कुल ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम हाई कोर्ट एक्ट कब आया था, 69 या 61, तो देखिए हम जाएंगे 61 के साथ में, यानी कि इसके सामने 4, अब तो सिर्फ एक ही बचा, कोई छेड़छाड़ की जरूरत ही नहीं है, 3। इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा 2, 1, 4, 3, 21, 43 करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं, जहां पर होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। डी पे है तो जी डी ही हमारा सही आंसर है, ठीक। हर एक चीज आप लोग के सामने एक्सप्लेनेशन में भी। तो वर्ष जरूर याद रखिएगा, एक्ट्स पहले भी पूछे जाते रहे हैं, अलग अलग एक्ट आते हैं, तो एक्ट से रिलेटेड ईयर जो है आप लोग को पता होना बेहद जरूरी है। हमारा जो 8वां प्रश्न उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिडंट पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। याद करो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। अगर हम लोग सेकंड गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो हुआ था यह 1931 में, ठीक है। यहाँ हमें एक बात यह भी पता है कि इस समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी से बातचीत की थी लॉर्ड इरविंग ने, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें बात यह की गई थी कि ठीक है महात्मा गांधी आएंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी को यहाँ पर मामला शांत करना होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना होगा। महात्मा गांधी मान भी गए थे, ठीक है, कि मैं आऊँगा। जब महात्मा गांधी मान गए थे तो पहला ऑप्शन हमारे पास में महात्मा गांधी, MK गांधी, तो ये तो गए थे, निराश लौटे वहां से, निराश लौटे तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा चरण शुरू करता हूं, हालांकि बहुत अधिक प्रभावी वह नहीं रहा था, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो जाएगा। आप गए थे, आप एलिमिनेट हो गए। सरोजनी नायडू भी गई थी, इन्होंने वहां जाकर के महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय भारत के एक बड़े विद्वान उस समय थे, तो इनको भी बुलाया गया, तो यह भी वहां पहुंचे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह इसका सही आंसर है, क्योंकि यह गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। डी करेक्ट आंसर है इसका। इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यक्ति थे, अलग अलग समय अलग अलग जाते थे, वह सभी लोग प्रतिनिधित्व देते थे किसी न किसी पक्ष को। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की और तेज बहादुर सप्रू की, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है और यह प्रश्न में पूछा जाता है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं आप लोग को, फैक्ट है तो इस प्रकार से याद आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि 4 पुस्तकें हैं और 4 लोगों ने लिखी हैं, किस किस के लिए क्या। देखो पुस्तकें जो हैं, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, अ नेशन इन मेकिंग और इंडिया विंस फ्रीडम। हो सकता है कि आपको सारी ना पता हो, 1-2 तो पता होंगी, क्योंकि यह किताबें इतनी अधिक खास है ना कि इनकी चर्चा आपको कहीं ना कहीं मिलती ही रहती है। हम लोग बायोग्राफीज भी पढ़ते हैं, और हम लोग जब इतिहास पढ़ते तो आता है कि इन्होंने ये किताब लिख दी थी उस समय, इस किताब में ये विषय था, ये बात इन्होंने प्रस्तुत की थी। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन हो सकता है कि नहीं हो चीज़ें क्लियर, पर गीता रहस्य तो क्लियर हो गई है आपको, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की थी ये तो बहुत जगह चर्चाओं में आती है गीता रहस्य। अ नेशन इन मेकिंग
हो सकता है कि नहीं पता हो, लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम ऐसा है कि पहले भी पीसीएस कई बार पूछ चुका है। अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे उनको क्रेडिट जाता है इसके लिए। ए बी के देखो, 2 विकल्प हम लोग को यहाँ बहुत इजीली पता लग गए हैं। गीता रहस्य के लिए अगर हम लोग देखें ऑप्शन, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वह है 4, ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम के लिए जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा 2। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर बी के 4 और डी का 2 यह मैच कर रहा है तो कहानी यहाँ पर हम लोग खत्म कर सकते हैं। देखो, बी का 4 2 जगह पर हो गया, डी के लिए 2 एक ही जगह पर है, इतने पे भी कहानी खत्म हो गई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस विषय थे, ठीक है। तो ए यहाँ से आंसर हो जाता है। आपको पता लग जाएगा कि अब ए के लिए 3 है और सी के लिए 1 है, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय साहब की है और अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। सब चीज़ें बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि पता हो, कई बार क्या होता है कि सब चीज़ें नहीं पता होती, हम लोग प्रश्न छोड़ देते हैं। जितना पता है एक बार उससे अटेम्प्ट करके देखो, क्या पता आंसर ही निकल जाए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है आप लोग को? ए इसका आंसर हो गया। हमारा आज का 10वां प्रश्न यह कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। फैक्ट वाला क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द वाशिंगटन समिट ऑफ आईएलओ इन ईयर 1919? वीपी वाडिया, एनएम जोशी, सीएम एंडूस, जोसेफ बैप्टिस्ट। देखो, 4 अलग अलग नाम, चारों नाम ऐसे कि आपको बहुत अधिक नहीं पता होगा। सही आंसर एनएम जोशी है। इनको ही भेजा गया था मजदूरों के प्रतिनिधित्व के लिए, यही गए थे क्योंकि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। सारी बातचीत वगैरह जो हुई थी भारत की तरफ से मजदूरों का पक्ष इन्होंने ही यहाँ प्रस्तुत किया था। तब से आईएलओ अभी तक लगातार कार्य कर रहा है मजदूरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। चीज़ें क्लियर हैं? 20 का आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 2020 के प्रश्न पत्र से इतिहास, कला और संस्कृति के, हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है। हम लोग अब अगली वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन पसंद कर रहे होंगे, तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे ना कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।